Hello students, in today's discussion we shall start our new chapter number 3, motion in a straight line for class 11. In this lecture number 1, first we shall discuss what is motion, what is rest, what is distance, what is displacement, what is speed, what is velocity, and what is the meaning of acceleration. All these things already you have studied in your 9th standard, but we quickly revise these terms. Motion in a straight line. Okay, first we know what is rest. Rest, if an object does not change its position with respect to time, object is said to be in rest. यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो रेस्ट में कहलाता है, ये आप जानते हैं. जैसे कोई खड़ी हुई कार है, स्टेशनरी कार, बस है जो खड़ी हुई है स्टैंड पर, ट्रक है जो खड़ा हुआ है, या ट्रीज, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, ये सब किस में है? रेस्ट में है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. दूसरी जो टर्म है वो है मोशन. मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यदि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली बदलता है तो उसे मोशन कहते हैं. एक ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा कब? जैसे कि मूविंग बस है, बस जब मूव करती है रोड पर तो बस की पोजीशन लगातार टाइम के रेस्पेक्ट में बदलती है, इसलिए वो मोशन में कहलाएगी. जैसे मूविंग कार, जब कार रोड पर चलती है तो उसकी पोजीशन भी टाइम के रेस्पेक्ट में बदलती है, अलग अलग समय पर वो अलग अलग जगह होते हैं. तो ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जिनकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली बदल रही है वो सब मोशन में कहलाते हैं. जैसे कि फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षी, फिशेज स्विमिंग इन वाटर, जो पानी के अंदर तैरती हुई मछलियां हैं, और प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन, सन के चारों तरफ जो उसके प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं. शेकिंग ऑफ ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ ट्री, ट्री की जो ब्रांचेज हैं, जो पत्तियां हैं वो हिल रही हैं, वो भी तो मोशन में है. ठीक है. ड्यू टू मोशन ऑफ एयर, मूविंग फैन, जो फैन जिसके नीचे आप हवा में बैठे हैं वो फैन भी तो मूव कर रहा है. ठीक है. अब मोशन कई टाइप की हो सकती है. मोशन सर्कुलर हो सकती है, आप देखते हो अपने चारों तरफ मोशन. जैसे फैन है, फैन कैसे घूम रहा है? सर्कुलर मोशन में है. कई ऑब्जेक्ट्स जो रोड पर बस चल रही है या ट्रेन चल रही है अपने ट्रैक पर, या कार दौड़ रही है रोड पर, वो सब स्ट्रेट लाइन मोशन है. सन के चारों तरफ उसके प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, तो कैसे लगा रहे हैं? इलिप्टिकल पाथ में लगा रहे हैं, अंडाकार पाथ में लगा रहे हैं, इस तरीके से. ठीक है. या फिर कोई स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग का टू एंड फ्रो मोशन होता है. जब स्प्रिंग को, एक सिरा स्प्रिंग का हमने यहाँ पर जोड़ दिया रिजिड सरफेस से और दूसरे एंड को ऐसे खींचा, स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, तो दोनों ही केस में जब इस स्प्रिंग को रिलीज करते हैं तो इस टाइप से ये टू एंड फ्रो मोशन करती है. जब धीरे धीरे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो वो ऑसिलेशंस है, और जब तेजी से हो रहे हैं, ये जो टू एंड फ्रो मोशन तेजी से हो रहा है तो वो वाइब्रेशंस कहलाते हैं. इसका मतलब ऑसिलेशंस लो फ्रीक्वेंसी का टू एंड फ्रो मोशन है और वाइब्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी का टू एंड फ्रो मोशन है. ठीक है. अब देखिए टाइप्स ऑफ मोशन जो इस चैप्टर में हम बात करेंगे वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे. केवल इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा इस चैप्टर में. मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानी जाती है, या फिर वन डायमेंशनल मोशन भी इसे कहते हैं. ठीक है. तो स्ट्रेट लाइन मोशन बोलो, रेक्टिलिनियर मोशन बोलो, या वन डायमेंशनल मोशन बोलो, एक ही बात होता है. ठीक है. जैसे कि मोशन ऑफ ए बस, जो बस का रोड पर दौड़ रही है, मोशन ऑफ ए कार, मोशन ऑफ ए ट्रेन, मोशन ऑफ एरोप्लेन व्हेन इट इज मूविंग ऑन रनवे. एरोप्लेन कब? जब वो रनवे पर दौड़ रहा है. या तो देखिए एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है तो पहले रनवे पर दौड़ता है, और जब लैंड करता है तब भी पहले रनवे पर, लैंड करने के तुरंत बाद रनवे पर दौड़ता है. तो जितने समय तक एरोप्लेन रनवे पर दौड़ रहा है तो वो वन डायमेंशनल मोशन हो गई. ठीक है. क्लियर है. तो वन डायमेंशनल मोशन मतलब जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, सीधी रेखा में जो मोशन होती है उसे वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं. अब जैसे यदि हम स्ट्रेट लाइन मोशन को डिफाइन करें तो मोशन में बी डिफाइंड एज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन. किसी स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. या फिर इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग ओनली इन वन डायरेक्शन.
जब कोई ऑब्जेक्ट केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका केवल और केवल एक ही कोऑर्डिनेट पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब ये टर्म आ गई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स वाई जेड, यानी एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, वाई में कितना है, जेड डायरेक्शन में कितना है, किस समय पर कहाँ है। तो ये जो एक्स वाई जेड है ना बेटा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। जैसे इसको समझते हैं, ये एक बस है, ये मैंने बनाया एक्सिस, ये एक्सिस एक्स है, ये एक्सिस वाई है, ये एक्सिस जेड है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहलाता है बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो या दो से ज्यादा एक्सिस से मिलकर के जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे हम एक सिस्टम कहते हैं। सिस्टम ऑफ थ्री एक्सिस, सिस्टम ऑफ थ्री एक्सिस, 1 2 एंड 3, सिस्टम ऑफ थ्री एक्सिस, इसको नाम देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसकी हमें जरूरत होती है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालना चाहते हैं तो हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। जैसे आपसे कोई पूछे, मान लीजिए आप स्कूल में हैं अभी और आपके घर पर कोई आता है, ठीक है, तो आपके घर पर जब कोई आता है, आपके पापा मम्मी से पूछता है कि आपका बेटा कहाँ पर है, कि तो आपके पापा मम्मी बताते हैं कि बेटा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता है। कि कौन से जवाहर नवोदय विद्यालय में? जाफरपुर कला में। ठीक है, तो जाफरपुर कला जो गांव है उसका रेफरेंस लिया और फिर जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम का रेफरेंस लिया। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में फिर यदि कोई और ज्यादा डिटेल में पूछेगा तो कोई उस स्कूल में कौन सी क्लास में है, तो फिर कहेंगे जी 11th क्लास में है। ठीक है, तो इतनी सारे रेफरेंसेज का यूज करना पड़ा। एक जगह तो जाफरपुर कला का यूज करना पड़ रहा है, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है, दिल्ली में है, दिल्ली का यूज कर रहा है, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का यूज कर रहा है। तो रेफरेंस मतलब एक सहारे का यूज करना पड़ता है, हमें उपयोग करना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, जैसे आपके रूम में कोई मान लीजिए किसी कोने में चेयर रखी हुई है या फिर कोई आपका बुक रखा हुआ है, तो आपकी भाई या बहन आपसे पूछती है कि भैया या बहन वो बुक कहाँ पर रखी है, तो आप बताएंगे कि भाई वो बुक जो है उस अलमीरा में इस जगह पर रखी है। तो आपने अलमीरा का रेफरेंस लिया। तो रेफरेंस के बिना हम किसी पोजीशन की किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बिना रेफरेंस के किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो रेफरेंस मतलब क्या होता है? एक सिस्टम होता है जो मोर देन 3 एक्सिस का भी हो सकता है। 3 एक्सिस तो होती ही होती हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, जिनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो ये बस है, मान लीजिए दिल्ली से जयपुर जा रही है, दिल्ली से जयपुर जा रही है बस, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ये मोशन जो है कैसी मोशन है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन है। या फिर कहेंगे कि बस एक ही दिशा में तो जा रही है, या तो एक्स, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो एक्स में ही तो चेंज आ रहा है, वाई और जेड में थोड़ी ना चेंज आ रहा है। बस ऊपर थोड़ी उठ रही है या नहीं? बस ना तो ऊपर उठ रही है, बस ना तो इधर उधर सीधे जा रही है रोड पर। तो केवल एक्स डायरेक्शन में चेंज आ रहा है बस के, यानी बस के केवल एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, वाई और जेड में नहीं आ रहा। तो यदि कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, या तो एक्स में चेंज आए, या केवल वाई में चेंज आए, या केवल जेड में चेंज आए, किन्हीं एक कोऑर्डिनेट में चेंज आने पर जो मोशन होता है वो 1 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। तो यहाँ पर एक्स में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में बस जा रही है। यदि वाई में जाती तो वाई में चेंज आता, एक्स और जेड में चेंज नहीं आता। यदि वो जेड डायरेक्शन में जाती बस, तो केवल जेड में चेंज आता, वाई और एक्स में नहीं आता। तो जब किसी मोशन में केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट की पोजीशन में चेंज आए, यानी केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट बदल रहा है, ठीक है, व्हेन ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो किसी मोशन में जब एक ही कोऑर्डिनेट बदलता है तो उसे हम 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बस की पोजीशन हमने डिस्क्राइब की, दिल्ली से जयपुर जा रही है, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। अब बस की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी कि बस भाई एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स में है, और वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पर है, वाई, और जेड डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है बस की, जेड। तो एक्स, वाई और जेड ये तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ गई। बस की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है तो एक्स दिशा में कितनी दूरी है, वाई डायरेक्शन में कितनी दूरी है, जेड डायरेक्शन में कितनी दूरी है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और टाइम की भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये जो एक्स, वाई, जेड है ये कहलाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो बिना कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम बिना कोऑर्डिनेट्स की हेल्प के हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मोशन जिसमें केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट आइदर एक्स और वाई और जेड
टाइम के रेस्पेक्ट में बदलता है तो उसे वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, और इसी की बात हम इस चैप्टर में करेंगे। वन डायमेंशनल मोशन 1D कह देते हैं शॉर्ट में, जैसे कि मैंने लिखा है नाम में, 1D भी कहते हैं इसको, 1D। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन भी कह देते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह देते हैं। चलिए, अब दो सेकंड टाइप की जो मोशन है वो है मोशन इन ए प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन। ये हम चैप्टर 4 में बात करेंगे इसके ऊपर, मोशन इन ए प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन। जिसको टू डायमेंशनल मोशन नाम से ही पता चल रहा है, जिसके दो कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, या तो एक्स और वाई में चेंज आ रहा है, या वाई और जेड में चेंज आ रहा है, या फिर जेड और एक्स में चेंज आ रहा है। तो जब दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज आता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दो कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में बदलती है, यानी दो कोऑर्डिनेट टाइम के रेस्पेक्ट में बदलते हैं, तो वो टू डायमेंशनल मोशन कहलाती है, या मोशन इन ए प्लेन कहलाती है। प्लेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दो कोऑर्डिनेट से मिलकर के एक प्लेन बनता है। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ये क्या, कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन। अब मान लीजिए फुटबॉल ग्राउंड है, तो फुटबॉल जब आप खेलते हो तो ये बॉल है, इस बॉल को आपने पैर से मारा तो ये बॉल ऐसे चली गई। ये बॉल ऊपर की तरफ भी जा रही है और बॉल सीधे भी जा रही है या नहीं? आगे भी बढ़ रही है ना सीधे, और ऊपर की तरफ भी जा रही है। तो इसके दो कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, एक तो एक्स में चेंज आ रहा है और ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब वाई में चेंज आ रहा है। तो ऊपर की तरफ जा रही है तो इसमें देखो ऊपर की तरफ गई, यहाँ वाई इतना था, यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, यहाँ फिर घटने लगा, यहाँ फिर घटने लगा, और इधर भी आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब बॉल के एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के दो कोऑर्डिनेट में चेंज आए टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ तो एक्स और वाई में चेंज आए, या फिर वाई और जेड में, या फिर जेड और एक्स में, तो ऐसी मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, जिसे मोशन इन ए प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट से मिलकर के एक प्लेन बनता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? हिटिंग ऑफ फुटबॉल, हिटिंग ऑफ गोल्फ बॉल, हिटिंग ऑफ क्रिकेट बॉल, या किसी गन से निकली हुई जो बुलेट है, वो भी तो टू डायमेंशनल मोशन है। वो भी तो टू डायमेंशनल मोशन है। कैसे? सीधे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है, सीधे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। सीधे जा रही है तो एक्स में चेंज आ रहा है, नीचे जा रही है तो वाई में चेंज आ रहा है। तो जब दो कोऑर्डिनेट में चेंज आए तो वो मोशन इन ए प्लेन या टू डायमेंशनल मोशन कहलाती है। सो क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन? दिस मोशन में बी डिफाइंड एज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग in two directions, that is two coordinates either xy और xz और yz are changing with respect to time। तो जब कोई दो कोऑर्डिनेट बदले टाइम के रेस्पेक्ट में तो उसे हम क्या कहते हैं? मोशन इन ए प्लेन या टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है मोशन की वो है मोशन इन ए स्पेस। क्या है? मोशन इन ए स्पेस। मोशन इन ए स्पेस को हम थ्री डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। ठीक है क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है 3D या थ्री डायमेंशनल या मोशन इन स्पेस कैसे कहेंगे? जब किसी ऑब्जेक्ट के तीन कोऑर्डिनेट्स में एक साथ चेंज आए, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है और जेड भी चेंज हो रहा है। एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट में जब एक साथ चेंज आता है किसी ऑब्जेक्ट के, तो उसे हम थ्री डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्पेस कहते हैं। जैसे कि जब हवाई जहाज ऊपर हवा में उड़ता है, जब ऊपर उड़ जाता है, टेक ऑफ करने के बाद जब ऊपर उड़ रहा होता है, या लैंड करने से पहले जब ऊपर उड़ रहा होता है, हवा में जब उड़ता है वो एरोप्लेन, तो वो क्या कहलाती है? कौन सी मोशन कहलाती है? थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाती है। जैसे उड़ता हुआ मच्छर कई बार आपके कान के पास आ जाता है और आपकी नींद खराब कर देता है, तो वो उड़ता हुआ मच्छर भी क्या है? थ्री डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। जैसे कि उड़ती हुई मक्खी, इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा उड़ रहा है हवा में, तो वो भी क्या है? मोशन इन ए स्पेस कहलाता है, थ्री डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। तो मोशन इन ए स्पेस और थ्री डायमेंशनल मोशन कैसे डिफाइन करेंगे? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग इन थ्री डायरेक्शंस टुगेदर, दैट इज थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड आर चेंजिंग कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज आए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाती है, यानी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस कहलाती है। जैसे कि उड़ता हुआ एरोप्लेन है, तो ये सीधे जा रहा है, एक्स में चेंज आ रहा है, ये हाइट पर उड़ रहा है तो वाई चेंज हो गया, और ये इधर उधर भी जा रहा है, इसका मतलब जेड में चेंज आ रहा है, तो एक्स वाई जेड तीनों में चेंज आता है। तो ये मोशन इन ए स्पेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने आपको बताया किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, तो ये बात तो मैंने आपको बताई दी। विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या नहीं कर सकते? डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में एक जो टर्म आती है वो जो आपको जानने की जरूरत है, तो उसे क्या कहेंगे? डिस्टेंस।
क्या कहेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर किया जाता है किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में, वॉट एवर इज द डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल वास्तविक लेंथ ऑफ पाथ कवर किया जाता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। दो टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर एंड वेक्टर, आगे बताऊंगा। जैसे इस एग्जाम्पल में ये राम नाम का व्यक्ति है और ये 0 से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी और सी पर जाता है और फिर बी पर जाता है और फाइनली ए पर पहुंच जाता है। तो राम ने ओ से ए तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर की? ओ सी प्लस सी बी प्लस बी ए, ये डिस्टेंस कवर की। और कितनी है टोटल? ओ सी का मतलब 25, सी बी का मतलब 10 और बी ए का मतलब 15। तो 25, 10, 35 और 15, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये आप जानते ही हो। ठीक है, चलिए आगे यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है ये भी जान लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? मीटर होता है या फिर किलोमीटर भी इसे कहते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वे क्वांटिटी जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। वे क्वांटिटी जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा, वे क्वांटिटी जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ए क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस इसका एग्जांपल है। दूसरा आपने टर्म पढ़ा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट और मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट भी क्या होता है? मीटर और किलोमीटर होता है। मीटर स्मॉल यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है। एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है जो ए ओ से चलता है, कहाँ पर? सी पर गया, और सी से फिर बी पर गया, और बी से ए पर गया, और वापस लौटा बी पर, फिर सी पर आ गया। ठीक है, तो यहां से उसने जर्नी स्टार्ट की ओ से, तो ये तो इनिशियल पोजीशन कहलाएगी। ओ से कहाँ गया? वो सी पर गया। सी से कहाँ गया? बी पर गया। बी से कहाँ गया? ए पर गया, और ए से वापस बी पर होते हुए सी पर आ गया। तो फाइनली वो कहाँ आके रुका? सी पर आकर के रुका। तो सी जो है फाइनल पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी कवर की जाएगी इस व्यक्ति के द्वारा? जो डिस्टेंस कवर होगी वो ओ सी प्लस सी बी प्लस बी ए फिर ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी, यही तो होगी। ओ सी प्लस सी बी प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी सी, यही डिस्टेंस तो होगी। ओ से सी पर गया, फिर सी से बी पर गया, फिर बी से ए पर गया, फिर ए से बी पर वापस आया, बी से सी पर आया। तो ओ सी प्लस सी बी प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ये तो डिस्टेंस होगी। टोटल निकाल लिया हमने, कितना आ गया? 75 किलोमीटर, इससे निकाल सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो डिपेंड करेगा कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या क्या है। इनिशियल पोजीशन 0 है और फाइनल क्या है? 25 है। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो 25 किलोमीटर है और डिस्टेंस कितनी है? फिर 75 किलोमीटर। यदि वो सी पर ना रुक करके वापस ए पर आ जाता, ओ पर आ जाता, यदि व्यक्ति सी पर ना रुक करके इस ओ पर आ जाता, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। लेकिन डिस्टेंस कितनी हो जाती? 50 तो जाते समय और 50 आते समय, यानी 100 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाती। तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, चलिए इससे आगे बात करते हैं। अब मैंने कुछ डिफरेंसेज की बात की है, ये डिफरेंसेज भी आपको पता होना चाहिए। डिफरेंसेज बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखिए, डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ है कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट और मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, जानते हैं आप। डिस्टेंस का यूनिट मीटर और किलोमीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और किलोमीटर सेम ही होता है।
डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। एंड नेगेटिव नहीं हो सकती, ना तो जीरो हो सकती है डिस्टेंस, ना नेगेटिव हो सकती है डिस्टेंस, हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। डिस्टेंस देखिए, हमेशा डिस्टेंस का वैल्यू या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, यानी डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा। तो यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस के केस में द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्प्लेसमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट विल नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा कभी भी डिस्प्लेसमेंट। और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, डिस्टेंस पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। यानी जब आप मान लीजिए ए से बी पर गए, ए से बी पर गए और ए से बी पर जाने के 3 रास्ते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ए से बी पर इस फर्स्ट रास्ते से जाओगे तो अलग पाथ लेंथ आएगा, ए से बी पर इस सेकंड रास्ते से जाओगे तो अलग पाथ लेंथ आएगा, ए से बी पर इस थर्ड रास्ते से जाओगे तो अलग पाथ लेंथ आएगा। तो नेचर ऑफ पाथ बदलने से डिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन नेचर ऑफ पाथ बदलने से डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी रास्ते से कहीं भी चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट का तो मतलब केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन से होता है, जबकि डिस्टेंस नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, 2 टाइप की मोशन होती है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन जिसका दूसरा नाम क्या है? नॉन एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को और किस नाम से जानते हैं बेटा? नॉन एक्सिलरेटेड मोशन के नाम से जानते हैं। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। और इसको नॉन एक्सिलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं, आगे देखेंगे। देखिए, इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये व्यक्ति है, ये 9 बजे यहाँ से जर्नी स्टार्ट करता है, 9 बजे जर्नी स्टार्ट करता है, 9:01 पर यहाँ पहुंच जाता है, 9:02 पर यहाँ, 9:03 पर यहाँ, 9:04 पर यहाँ, 9:05 पर यहाँ पहुंच जाता है। यानी मैंने 1-1 मिनट का अंतराल लिया है, 1-1 मिनट का इंटरवल लिया है, यानी इक्वल इंटरवल हो गए। तो मैंने 9 बजे देखा, ये जो व्यक्ति है, पर्सन है अंकित नाम का, ये 0 पर है। 9:01 पर देखा कि अंकित ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 5 मीटर। और 9:02 पर देखा कि 9:01 से 2 मिनट, यानी अगले 1 मिनट में भी उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर 9:03 पर देखा कि वो 15 मीटर डिस्टेंस पर पहुंच गया, यानी 10 से 15, तो अगेन 5 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया इस 1 मिनट में। फिर 9:04 पर वो 20 मीटर पर पहुंच गया। तो फिर देखिए 9:03 से 4 मिनट, फिर उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर उसने 9:04 से 9:05 तक देखिए 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो इन ईच एंड एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द डिस्टेंस कवर्ड बाय अंकित इज इक्वल। तो इस टाइप की जो मोशन है, तो अंकित की जो मोशन होगी यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। यानी कोई ऑब्जेक्ट यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो हमने देखा इस एग्जाम्पल में कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अंकित के द्वारा कवर की जा रही है। इसका मतलब अंकित जो मोशन परफॉर्म कर रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो ऐसी मोशन जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, जिसमें ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन या नॉन एक्सिलरेटेड मोशन कहते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, एक कार है जो 9:30 बजे सुबह के AM चलती है और 10 बजे तक उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। 9:45 तक इस कार ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर 9:45 से 10 बजे तक इसने अगेन 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया।
ठीक है। और फिर 10 बजकर 15 मिनट तक अगेन इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 10 बजकर 15 मिनट से 10 बजकर 30 मिनट तक अगेन इसने देखिए 10 मिनट का डिस्टेंस कवर किया है, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और फिर 10 बजकर 30 मिनट से 10 बजकर 45 मिनट तक अगेन इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो जो 15-15 मिनट का ये जो इंटरवल लिया है हमने, ये 15 मिनट का इंटरवल है, ये भी 15 मिनट का इंटरवल है, ये भी 15 मिनट का है, ये भी 15 मिनट का है, ये भी 15 मिनट का है। तो प्रत्येक 15 मिनट के इंटरवल में कार के द्वारा जो कवर की गई डिस्टेंस है वो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर है। यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कार के द्वारा इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। इसका मतलब कार किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है। So we can say that as object covers equal distances in equal intervals of time, therefore it is clear that object is moving with constant or uniform speed, and whenever there is no change in speed of an object, object is said to be non-accelerated motion. तो यूनिफॉर्म मोशन को नॉन एक्सिलरेटेड मोशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कार की स्पीड में या ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तभी तो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए इफ देयर इज नो चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नॉन एक्सिलरेटेड कहलाएगा। एक्सिलरेटेड कब होता है? जब स्पीड में चेंज आता। स्पीड में चेंज आ ही नहीं रहा, इसलिए नॉन एक्सिलरेटेड कहलाएगा। ठीक है। यहाँ एक्सिलरेशन का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। किसमें? नॉन एक्सिलरेटेड मोशन में एक्सिलरेशन का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए यूनिफॉर्म मोशन को नॉन एक्सिलरेटेड मोशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप की मोशन की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसे हम दूसरा नाम देते हैं एक्सिलरेटेड मोशन। दूसरा नाम क्या देते हैं? एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेज कवर की जाती है, कैसी डिस्टेंसेज? अनइक्वल डिस्टेंसेज कवर की जाती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सिलरेटेड मोशन भी कहते हैं। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये अंकित है, अंकित 9 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और 9:01 तक, इस 1 मिनट के इंटरवल में उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर 9:01 से 9:02, इस एक मिनट के इंटरवल में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर 9:02 से 9:03 तक, इस 1 मिनट के इंटरवल में उसने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर 9:03 से 9:04 तक उसने 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक 1 मिनट के इंटरवल में इंटरवल ऑफ टाइम तो इक्वल है, 1-1 मिनट का इंटरवल लिया है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर की गई है अंकित के द्वारा वो अलग अलग हैं। तो ऐसे केस में अंकित की जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। या फिर दूसरे एग्जाम्पल में हम कार का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये कार है 9:30 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, तो 9:45 तक 9:45 तक 15 मिनट के इंटरवल में कार ने 12 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और फिर 9:45 से 10 बजे तक कार ने 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 10 बजे से 10:15 तक कार ने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 10:15 से 10:30 तक कार ने 12 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और 10:30 से 10:45 तक कार ने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो आपने देखा कि प्रत्येक 15 मिनट के इंटरवल में कार ने डिफरेंट डिस्टेंसेज कवर किए हैं। पहले 12 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 12 मीटर, फिर 6 मीटर। इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कार के द्वारा कवर की गई डिस्टेंसेज अनइक्वल हैं। तो ऐसे केस में कार की जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। ठीक है। तो अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सिलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा कब पॉसिबल है? यदि कार के द्वारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में प्रत्येक 15 मिनट में यदि कार अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब कार की स्पीड बार बार बदल रही होगी। और जब कार की स्पीड बदल रही है, कभी बढ़ रही होगी, कभी घट रही होगी, तो जब कार की स्पीड में चेंज आता है तो उस कार की स्पीड कैसी कहलाएगी? एक्सिलरेटेड मोशन कहलाएगी। यानी इसमें एक्सिलरेशन 0 नहीं होगा कार का। तो एज ऑब्जेक्ट covers unequal distances, as object covers unequal distances in equal interval of time,
Therefore it is clear that object is moving with changing speed. ऑब्जेक्ट किसके साथ मूव कर रहा है? चेंजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार बदल रही है. एंड इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्पीड कंटिन्यूअसली, यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को कंटिन्यूअसली बदलता है, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन एक्सिलरेटेड मोशन. तो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा? एक्सिलरेटेड मोशन में कहलाएगा. इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम क्या कहते हैं? एक्सिलरेटेड मोशन कहते हैं. उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हम बात करेंगे स्पीड की. स्पीड क्या होता है? देखिए स्पीड भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, तो देख लेते हैं. स्पीड हाउ टू मेजर रेट ऑफ मोशन. देखिए आप अपने चारों तरफ देखते हो कि कार अपनी स्पीड से दौड़ती है, बस अपनी स्पीड से दौड़ती है, ट्रेन अपनी स्पीड से दौड़ती है और एरोप्लेन अपनी स्पीड से दौड़ता है. तो ये क्या है? यदि आप मान लीजिए दिल्ली से जयपुर जाना चाहते हैं, तो दिल्ली से जयपुर यदि बस से जाते हो तो 5 से 6 घंटे लगते हैं. दिल्ली से जयपुर यदि ट्रेन से जाते हो तो 3 से 4 घंटे लगते हैं. दिल्ली से जयपुर यदि अपनी कार से जाते हो तो 3 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं. यदि आप दिल्ली से जयपुर फ्लाइट से जाते हैं तो विद इन हाफ एन आवर आप एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट की यदि बात करें तो पहुंच जाते हैं. ठीक है, तो यानी अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं वो अपनी अलग अलग स्पीड से चलते हैं. कोई ज्यादा तेजी से दौड़ पाता है, कोई कम तेजी से दौड़ता है. वही वाली बात है कि हाथी धीरे धीरे चलता है और घोड़ा तेजी से दौड़ लेता है. तो ये जो रेट ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट्स की, इसको कैसे मेजर किया जाए? कि कार की अपनी रेट ऑफ मोशन है, बस की अपनी रेट ऑफ मोशन है, एरोप्लेन की अपनी रेट ऑफ मोशन है. तो क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू मेजर रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कि जो रेट ऑफ मोशन है उसी से तो पता चलेगा कि कौन किस स्पीड से दौड़ रहा है. तो कैसे मेजर करें इसको? इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये पता करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है यूनिट टाइम में वो कितनी है. हम प्रत्येक ऑब्जेक्ट के द्वारा, कार के द्वारा यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, बस के द्वारा यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, एरोप्लेन के द्वारा यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है. यदि हम ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लेंगे तो हमें कार की ऑब्जेक्ट की रेट ऑफ मोशन का मेजरमेंट पता लग जाएगा. ऑब्जेक्ट की रेट ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना पड़ेगा यूनिट टाइम में, और यही डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. यानी हमें स्पीड पता करना पड़ेगा. सो स्पीड में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. यानी यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसे हम स्पीड कहते हैं. इसका मतलब स्पीड क्या है? रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है. स्पीड इज रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है. या फिर कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस है. रेट ऑफ डिस्टेंस है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस है कि कितना समय में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ये कौन बताएगा? स्पीड बताएगा. डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस को डी लिख दिया, टाइम को टी लिख दिया यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ठीक है, किसके लिए लिखा है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ऐसा ही यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, तो मीटर अपॉन सेकंड या मीटर पर सेकंड कहते हैं इसको. या फिर मीटर की जगह किलोमीटर में डिस्टेंस ले रहे हो और टाइम को आवर में ले रहे हो तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. अब आप ये तो जानते ही हो, ये तो बहुत छोटी सी बात है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो. मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो. और यदि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये बात आपको अच्छे से मालूम होगी. ठीक है, ये भी आपको पता होगा कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं. ये सब बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है. ये भी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, तो ये स्पीड की डेफिनेशन की बात हुई. अब देखिए, यदि हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, यदि कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे हमने कार का एग्जांपल ले लेते हैं. कार मान लीजिए दिल्ली से जयपुर जा रही है, तो जब दिल्ली से जयपुर कोई कार से आप जा रहे हो तो क्या कार का स्पीड हर जगह एक जैसा ही होगा? भाई जरूरी तो नहीं है ना. पहले 30 मिनट कार का स्पीड मान लीजिए ट्रैफिक ज्यादा है तो 20 का ही रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर. और फिर अगले आधे घंटे में कार का स्पीड मान लीजिए रोड क्लियर मिला तो 60 किलोमीटर पर आवर हो गया. फिर आगे आपको ट्रैफिक मिला, बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला तो कार का स्पीड अगले आधे घंटे 0 भी हो गया. मान लीजिए कहीं खड़ा भी रहना पड़ गया. तो रास्ते में जगह जगह आपको स्पीड बदलना पड़ता है. अब फिर आपसे कोई कहे, जयपुर पहुंचने के बाद आपसे कहे कि बताइए भाई किस स्पीड से आए थे आप
दिल्ली से जयपुर कार की स्पीड क्या थी, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? तो क्योंकि कार की स्पीड तो जगह जगह बदल रही थी, तो फिर जवाब क्या होना चाहिए? तो फिर ऐसे केस में हम कार की एवरेज स्पीड बताएंगे। उस व्यक्ति को क्या बताएंगे? एवरेज स्पीड बताएंगे कार की। तो एवरेज स्पीड डिफाइन करने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। अब व्हेन व्हीकल इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब कार की स्पीड बार बार बदलेगी तो व्हीकल किस में होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। इट मींस व्हीकल और ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, और यूनिफॉर्म मोशन है तो फिर हम सिंपली स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है। अब एवरेज स्पीड का भी तो यूनिट वही होगा, मीटर अपॉन सेकंड होगा या किलोमीटर अपॉन आवर ही होगा, यूनिट थोड़ी ना बदलेगा। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कब हमें स्पीड डिफाइन करना है और कब एवरेज स्पीड डिफाइन करना है। ठीक है। चलिए कुछ स्पीड के बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। स्पीड डज नॉट हैव और प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती कौन? स्पीड। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इसका मतलब स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट मैंने आपको बता ही दिया, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड डिफाइन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड डिफाइन होता है। ठीक है। तो इसके फॉर्मूले की हम बात करेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। वेलोसिटी देखिए, एक बार बेसिक्स आप सीख लीजिए। वेलोसिटी जिसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को भी हम v से ही रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी v, और वेलोसिटी का दूसरा नाम है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन, ये वेलोसिटी को दूसरा नाम दिया जाता है। यदि स्पीड में डायरेक्शन को इंक्लूड कर लें तो वो वेलोसिटी बन जाता है। और ये क्या होता है वेलोसिटी? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये एक्स्ट्रा लग गया शब्द, ये वर्ड्स एक्स्ट्रा लग गए। इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी निश्चित दिशा में ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसे वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। निश्चित दिशा में, यहाँ डायरेक्शन की बात की जा रही है। ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है। यहाँ तक भी ठीक है। चलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। जैसे स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो यहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। या फिर कहें डिस्प्लेसमेंट को और क्या कहेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी में ऑल्सो भी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसको रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी तो कह सकते हैं। अब देखिए, वेलोसिटी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की इंफॉर्मेशन देता है कौन? वेलोसिटी। इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम वेलोसिटी को बदल कैसे सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को यदि हमें बदलना है, हाउ कैन बी चेंज द वेलोसिटी? नंबर 1, बाय चेंजिंग स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड को बदल दीजिए आप, तो वेलोसिटी बदल जाएगी। यदि आप स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं तो डायरेक्शन को बदल दीजिए। डायरेक्शन को बदल करके भी मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हुए, स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हुए यदि आप केवल डायरेक्शन को बदल दें तब भी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। जैसे कि सर्कुलर मोशन में होता है बेटा। मान लीजिए सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है। तो यदि ये मान लीजिए जा रहा है कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से, b की वैल्यू। तो ये जो 5 है ये तो बदल नहीं रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो, यहाँ ये डायरेक्शन था, यहाँ ये डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ ये डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड हर जगह 5 है। मैग्नीट्यूड हर जगह 5 है। मैग्नीट्यूड वही है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी बदल रही है। स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड 5 है। ठीक है। लेकिन वेलोसिटी बदल रही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। तो मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट करके और डायरेक्शन को बदल दें तो वेलोसिटी बदल जाती है, जैसे कि सर्कुलर मोशन में होता है। और जब वेलोसिटी बदल रही है बेटा, वेलोसिटी बदल रही है, इसका मतलब ये एक्सिलरेटेड मोशन है। और कैसी एक्सिलरेटेड मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है। कौन सी मोशन? सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने एवरेज स्पीड की जरूरत महसूस की थी, वैसे ही तो हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए,
क्यों चाहिए? क्योंकि जगह जगह जब वेलोसिटी बदल रही है किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी हम किस केस में डिफाइन करते हैं? जब कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है ना बेटा, तो हम ये नहीं कहते कि रॉकेट इस स्पीड से गया, हम कहते हैं कि रॉकेट इस वेलोसिटी से गया। जब भी हम किसी रॉकेट को भेजते हैं, उसमें जब किसी सैटेलाइट को रख करके भेजा जाता है उसके पेलोड में, जब रॉकेट के पेलोड में आप जानते हो ये रॉकेट ऐसा होता है जिसमें ये आग लग रही होती है, फ्लेम निकल रहा होता है, ये रॉकेट होता है और इसका ये टॉप होता है। ये जो टॉप होता है ना, ये पेलोड कहलाता है। क्या कहलाता है? पेलोड। इसी के अंदर सैटेलाइट को रखा जाता है, इसी के अंदर सैटेलाइट को रखा जाता है। बाकी जगह तो ईंधन फ्यूल भरा रहता है, ठीक है। तो ये रॉकेट इसको सैटेलाइट को लेकर के ऊपर इसके ऑर्बिट में ले जाके छोड़ देता है और रॉकेट आ जाता है, ठीक है। तो ये जो रॉकेट जब भेजा जाता है अर्थ से, तो एक पर्टिकुलर स्पीड विद डायरेक्शन के साथ भेजा जाता है। यानी एंगल पहले से ही पाथ डिसाइड होता है कि इस डायरेक्शन में इसको जाना है, इतने एंगल से इस जगह मुड़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्शन वेलोसिटी के साथ भेजा जाता है, इसको स्पीड विद डायरेक्शन के साथ भेजा जाता है। तो जब वेलोसिटी यानी स्पीड विद डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटिन्यूअसली, तो उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? देखिए सिंपली वेलोसिटी तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन जब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। एसआई यूनिट तो वही रहेगा, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान आ रहा होगा। इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से, तो u प्लस वी अपॉन 2। और एवरेज वेलोसिटी को देखो v एवरेज लिख दो या v के ऊपर बार लगा दो, या फिर एक सिंबल और होता है। अब आप 11th क्लास में आ गए तो ये सिंबल भी जान लीजिए, ये भी एवरेज का सिंबल है, ये v एवरेज, ठीक है। और v एवरेज जो होता है ना बेटा, v एवरेज यदि मैं आपको बताऊं, v एवरेज की जो वैल्यू होती है वो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होती है, और लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 होता है। ये मैं अलग से आपको समझाऊंगा। जैसे स्पीड के केस में मैंने आपको बताऊं, स्पीड के केस में बताऊं, स्पीड एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड ये एवरेज स्पीड का सिंबल मान लीजिए v एवरेज, एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा हूं। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब आप 11th क्लास में आ गए तो एक इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होता है, उसको मैं आगे डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो ये बात हुई वेलोसिटी और स्पीड की। तो देखिए एक फ्लो चार्ट के जरिए में हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि जब डिस्टेंस में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आता है तो उसे स्पीड कहते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आता है तो उसे वेलोसिटी कहते हैं। जब डिस्टेंस में डायरेक्शन को जोड़ दें तो वो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। जब स्पीड में डायरेक्शन को जोड़ दें तो वो बन जाता है वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आता है तो वो कहलाता है एक्सिलरेशन। क्लियर? अब कुछ डिफरेंसेस देख लीजिए स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। देखिए पहला, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। कौन? स्पीड। स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। वहीं वेलोसिटी को क्या लिखा जाता है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता और जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। स्पीड में हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए स्पीड भी जीरो नहीं हो सकता। ना तो स्पीड जीरो हो सकता है, ना एवरेज स्पीड जीरो हो सकता है, ठीक है। और जबकि डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वैसे ही एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। स्पीड हमें किसके बारे में जानकारी देता है? हमें किसके बारे में आइडिया देता है? स्पीड गिव्स एन आइडिया अबाउट हाई लो दैट इज रैपिडिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट और बॉडी किस रेट से, किस उसका रेट ऑफ मोशन क्या है, रैपिडिटी यानी तीव्रता क्या है, वो कितना तेज चल रहा है या कितना धीरे चल रहा है, वो कौन बताएगा? हमें स्पीड बताएगा। वेलोसिटी हमें किसका आइडिया देती है? ना केवल रेट ऑफ मोशन का आइडिया देती है बल्कि डायरेक्शन भी देती है साथ में। वेलोसिटी रैपिडिटी के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी जानकारी देती है, आइडिया देती है। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। इसलिए वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। ये स्पीड और आपका वेलोसिटी के बीच डिफरेंस हो गया।
और थोड़ी सी बात करते हैं आगे। एक्सिलरेशन की बात कर लेते हैं। देखिए एक्सिलरेशन क्या होता है, ये भी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। एक्सिलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एट विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है। कौन सी वेलोसिटी? जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं हम एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन दो टाइप का होता है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन के केस में कैसे हम एक्सिलरेशन डिफाइन करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में जा रहा है और वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, किसमें? यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड इज जीरो, किसमें? यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदलती रहती है, डज नॉट रिमेन सेम, यानी कंटिन्यूअसली बदलती रहती है, ठीक है। और एक्सिलरेशन क्या मेजर करता है? एक्सिलरेशन मेजर करता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, ये कौन बताता है? एक्सिलरेशन बताता है। एक्सिलरेशन को हम लिखते कैसे हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी को v लिखते हैं, इनिशियल को u अपॉन टी हो गया। यूनिट क्या होगा? ऊपर कौन है? वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। और नीचे टाइम है सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो वो इनिशियल स्पीड से करता है और बाद में कहीं और पहुंच जाता है तो उसकी स्पीड फाइनल स्पीड होती है, ठीक है। अब देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा? एक्सिलरेटेड मोशन में कहलाएगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। बिल्कुल, जब स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज आता है तो वो एक्सिलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है कंटिन्यूअसली, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, भाई डिक्रीज हो रही है इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कम है, किससे? इनिशियल वेलोसिटी से, बिल्कुल होगी। तो ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो क्या कहलाएगी? डी एक्सिलरेटेड मोशन कहलाएगी। और इसको हम दूसरा नाम देते हैं, ध्यान रखना, रिटार्डेशन। जब स्पीड कम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन या डी एक्सिलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब कोई जैसे मैंने अभी दो टाइप आपको बताई, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन क्या होता है? देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी यूनिफॉर्म मोशन में यदि कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो वेलोसिटी में चेंज आता है वो इक्वल तरीके से आता है, या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल तरीके से या तो बढ़ती है या डिक्रीज होती है, या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, लेकिन इक्वल ही होती है। तो ऐसे केस में जब वेलोसिटी में चेंज इक्वल आता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन कहते हैं। जैसे नीचे की तरफ गिरता हुआ कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी हाइट से नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वो एक्सिलरेटेड मोशन में होता है। ये अलग बात है कि बाद में जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड एक्सिलरेशन से गिरने लगता है, क्योंकि जब उसकी गिरते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड, वेलोसिटी यदि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाए, मतलब उस पर जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ना बेटा, तो उस पर एयर जो है अब थ्रस्ट लगाती है और विस्कस फोर्स भी लगते हैं। जो भी पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल या ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो उस पर विस्कस फोर्स लगाती हैं, उस वजह से उसकी स्पीड डाउन होती है। और एक जगह ऐसा आती है जब उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट होती है, यानी एक्सिलरेशन जीरो हो जाता है। तो अभी तो आप इतना ही ध्यान रखिए, आगे ये मैं बात करूंगा जो एक्सिलरेशन जीरो होने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन क्या होता है? यदि कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेज कवर करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड अनइक्वल अमाउंट तरीके से बदलता है, यानी यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अनइक्वल तरीके से, यानी असमान तरीके से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उस केस में वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन कहलाएगा। जैसे कि मूविंग कार यानी कोई भी मूविंग व्हीकल है, उसका जो स्पीड एक्सिलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन इसलिए होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, कार जब मूव करती है तो उसके स्पीड कभी बढ़ती है कभी कम होती है, अनइक्वल तरीके से, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल तरीके से स्पीड में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ ग्राफ्स के बारे में और जान लीजिए आप। देखो, ये ग्राफ्स भी आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
ये टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ले लिया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन आता है। ग्राफ का नेचर ध्यान रखना आप, ये कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इस तरीके से। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ध्यान रखना। और ये मैंने यूनिफॉर्म, जैसे 9 बजे किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस 0 है, 9:30 बजे 10 किलोमीटर, 10 बजे 20 किलोमीटर, 10:30 बजे 30 किलोमीटर और 11 बजे 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो देखिए प्रत्येक आधे घंटे में ऑब्जेक्ट के द्वारा जो कवर की गई डिस्टेंस है वो 10-10 किलोमीटर है। सभी में डिफरेंस तो 10 किलोमीटर का ही है ना, यानी प्रत्येक आधे घंटे में ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। तो टाइम के साथ जो ग्राफ आएगा डिस्टेंस का वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो ग्राफ जिगजैग आता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जिगजैग आएगा क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेज कवर करेगा। तो ऐसे केस में ग्राफ जिगजैग आएगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिगजैग आता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर लें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि हम देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब यूनिफॉर्म स्पीड में चलता है तो टाइम के साथ उसकी स्पीड बदलती नहीं है, यानी वेलोसिटी नहीं बदलती है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी फिक्स रहती है। 9 बजे 10 किलोमीटर पर आवर थी, 9:30 बजे भी इतनी थी, 10 बजे भी उतनी थी, 10:30 पे उतनी थी, 11 बजे उतनी थी। तो ग्राफ कैसा आएगा वेलोसिटी और टाइम के बीच, ये वेलोसिटी तो फिक्स है, प्रत्येक टाइम पर प्रत्येक समय पर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए टाइम के पैरेलल आता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये जो एरिया है बेटा, ये जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये किसको बताएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, राइट डाउन द फिजिकल क्वांटिटी विच डिनोट्स द एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा जो एरिया कवर होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, ये पॉजिटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन होगा। पॉजिटिव स्लोप है ना इसका, आप जानते हो, 2 पॉइंट ले लो, स्लोप निकालते हो ना आप ऐसे, इधर ले लो 2 पॉइंट, इधर ले लो, तो इनका डिफरेंस तो आपको डेल्टा वी दे देगा, वेलोसिटी का डिफरेंस। इनका डिफरेंस आपको टाइम का डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो स्लोप कैसा आ गया, दिस डिफरेंस अपॉन दिस डिफरेंस, पॉजिटिव स्लोप आएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेज कवर करता है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए है जिसकी स्पीड लगातार कम हो रही है, और ये ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए था जिसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। जिसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती है उसके लिए तो पॉजिटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम, और जिसकी वेलोसिटी लगातार कम होती है उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक नेगेटिव स्लोप का वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है तो जिगजैग आ जाएगा। ये नेचर ऑफ ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार सीधे सीधे पूछा जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आज मैंने आपसे कुछ बेसिक्स की बात की, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। आगे हम बात करेंगे इसमें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सिलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और फिर हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, आप जानते हो। और इसके अलावा हम इसमें एक मेथड और अडॉप्ट करेंगे, मेथड ऑफ कैलकुलस। उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले लर्न करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखिएगा और बार बार देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच।